हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन यूनिट नंबर 4 पेपर कोड 09। इसमें हम देखेंगे पार्ट बी में कि मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होते हैं। सो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, जो अभिकल्प हैं, उनकी बात करेंगे आज के लेक्चर में। सो गाइज, ये क्लास नंबर 10 है हमारा टीचर एजुकेशन का। सो देखते हैं आज के क्लास को। सो मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब मॉडल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं मॉडल का मतलब है एक डिज़ाइन, यानी कि आप अगर टीचर एजुकेशन देना चाह रहे हैं तो आप किस तरह का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किस तरह की आप डिज़ाइन को यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, तो उस तरह के मॉडल्स। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 तरह के मॉडल हैं, ठीक है। सो मॉडल की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सो डेफिनेशन ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग। सो एलन एंड रियान की एक डेफिनेशन है, मॉडलिंग इज एन इंडिविजुअल डेमोस्ट्रेटिंग पर्टिकुलर पैटर्न विच इज द ट्रेनी थ्रू इमिटेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल का डेमोन्स्ट्रेशन पर्टिकुलर पैटर्न होता है। सो बेसिकली मॉडल का यहाँ पे मतलब क्या है, एक तरीके का पैटर्न जिसके द्वारा हम, ये पैटर्न कह सकते हैं या डिज़ाइन कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग को, जो भी ट्रेनी है, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसको हम चीज़ों को, उसको इमिटेशन का मतलब होता है अनुसरण करने के लिए कहते हैं। सो ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, एक पैटर्न है या एक डिज़ाइन है। दूसरा डेफिनेशन है, a model of teaching consists of guidelines of designing education activities. An environmental model of teacher education is a plan that can also be utilized to shape courses of studies, to design instructional material and to guide instruction. तो बेसिकली जो टीचर एजुकेशन का मॉडल है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चीज़ों को, आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि हम कोर्स को क्या देते हैं, शेप देते हैं, मतलब किस तरह से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी हम अनुदेशन दे रहे हैं उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक डिज़ाइन बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, टीचिंग इज मॉडल इज अ पैटर्न और प्लान, चाहे वो पैटर्न कह लीजिए, चाहे उसे एक प्लान कह लीजिए, विच कैन बी अ करिकुलम और कोर्सेज टू सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड गाइड अ टीचर एक्शंस। ठीक है, तो हम टीचर्स, जब टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग के लिए, तो हम क्या बनाते हैं कि एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे अनुदेशन करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कोर्स करना है, क्या सिलेबस करना है, तो उससे रिलेटेड हम उनको क्या बताते हैं कि पूरा एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग मॉडल बोलते हैं। सो ये 3 डेफिनेशन है। अगर हम तीनों डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं तो कुल मिला के हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों करिकुलम को शेप देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रेटजी बनाना, टीचिंग की जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उन सबको क्या करना, डिज़ाइन करना, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये था इसका डेफिनेशन। इसके बाद मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर क्रिटिकल पीसेस टू इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डिलीवरी बिकॉज दे हेल्प एजुकेटर्स। तो हमें क्या ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी, क्योंकि हमें एजुकेटर्स को हेल्प करने के लिए कि जो भी लेसन प्लानिंग बनाना है, कि जिस चीज़ों को कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टीचिंग टू डेवलप। तो हमें इसमें क्या क्या हेल्प मिलती है एजुकेटर को, जैसे मुझे मान लीजिए आपको पढ़ाना है, तो अगर मेरे पास एक लेसन प्लान रहेगा तो मैं पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी रहेगी। तो डेवलप अ प्रोफेशनल, टू जो भी आपके अंदर प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसको डेवलप करने के लिए हमें मॉडल की ज़रूरत होती है। ठीक है, बड़े नंबर पे स्टूडेंट तक इफेक्टिवली उनको टीच करने के लिए हमें मॉडल की ज़रूरत होती है। एक यूनिफॉर्म या एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मॉडल से क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और कंटेंट और उस प्रोसेस को हम आगे ले जा सकते हैं। अंडरस्टैंड करिकुलम
जो भी हमारा करिकुलम है उस करिकुलम को हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ये लर्निंग के जो आउटकम है वो बेटर तरीके से पता चलते हैं ना, कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या नहीं पढ़ पाया। तो जो भी हमारी टारगेटेड या लर्निंग पॉपुलेशन होती है, सो उस पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मॉडल की जरूरत पड़ती है। टू गेन नीड इंसाइट इनटू द वाई सम मेथड्स वर्क विद द सम लर्नर व्हाइल अदर डू नॉट। ठीक है, तो हम इसमें ये पता कर लेते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों है और किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें बिहेवियर, अगर हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी सबसे पहले बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो हमें ये पहले से कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है कि किसके ऊपर कौन सा मॉडल लागू होगा। सो ये है मॉडल ऑफ टीचिंग का पूरा डेफिनेशन और इसकी जरूरत क्यों है। सो बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन की। सो ऑरिजिन ऑफ बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि जो बिहेवियर मॉडल है इसका ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से ये आया। तो सबसे पहले जो व्यवहारवादी शिक्षा जिसको बोलते हैं या व्यवहारवादी मॉडल बोलते हैं, तो ये जो सबसे पहले है तो जॉन वॉटसन और ये BF स्किनर के दिमाग से सबसे पहले कहा जाता है कि इनकी जो लर्निंग थी वहाँ से ये क्या हुआ, ऑरिजिनेट हुआ। तो जो वॉटसन है इन्होंने ये इनका काफ़ी नाम है साइकोलॉजी के फील्ड में, एंड BF स्किनर का भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। सो इसमें क्या था कि इस तरह के मॉडल में, इस तरह के मॉडल का यूज़ करते हैं हम इसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल, या इसी को बोला जाता है SR मॉडल। SR मॉडल का मतलब क्या है कि आपने बिल्ली के सामने आप फिश को ले गए और फिश को देख के बिल्ली को क्या हुआ कि बिल्ली इसको खाने के लिए बार बार ट्राई करती है लीवर को, और बार बार वो दरवाजा खोल के बिल्ली इसको खा लेती है। ठीक है, इसी तरह पावलोव ने किया कि जब डॉगी के सामने घंटी बजाई और घंटी के साथ साथ क्या दिया उन्होंने, खाना दिया, तो एक टाइम आ गया कि डॉगी ने इस घंटी की आवाज के साथ खुद को बॉन्ड कर लिया और घंटी बजाते ही उसके मुंह से एक सलाइवा आने लगता है, लार आने लगता है। तो ये पावलोव था। स्किनर ने देखा कि चूहे को उन्होंने पिंजरे में बंद किया, कबूतर को किया, और वो क्या करता था कि जैसे ही वो रिस्पॉन्स करता था वैसे ही उसको एक खाना मिलता था। तो इस तरह की जो सारी ये, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे स्किनर हो, चाहे आपके पावलोव हो, चाहे वॉटसन हो, कहीं ना कहीं ये लोग सब किसकी बात करते हैं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। यानी कि अगर आपको उद्दीपक दिया जाएगा तो आप अभिक्रिया जरूर करेंगे। तो इस तरह के सारे जो मॉडल हैं वो स्टिमुलस या SR रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। अब इसका ह्यूमन बिहेवियर में भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को स्टिमुलस दिया जाए लगातार तो वो रिस्पॉन्स करना सीख लेता है। सो मीनवाइल स्किलर ऑपरेंट कंडीशन आर यू द प्लेजेंट। तो इसीलिए स्किनर ने क्या कहा था कि सिर्फ SR में स्टिमुलस दिया जाता है तभी रिस्पॉन्स नहीं होता है, बल्कि अगर सही तरह से किसी को दीपक दिया जाए, स्टिमुलस दिया जाए, तो जो अनुक्रिया कर रहा है वो एक तरीके से जो डिजायर, जो जरूरी है वो सीख लेगा और जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ देगा। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए मैं समझाती हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है, और अगर बार बार आप ये कहें मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मैं हर बार आपको एक चॉकलेट देती हूँ, तो आपने क्या सीखा कि अगर मैं ये कहूंगी तो ही मुझे चॉकलेट मिल रही है। तो आप सिर्फ डिजायबल, जो जरूरी है वही बात बोलोगे बार बार, आप एक बार भी नहीं बोलोगे कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा तो मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी। तो स्किनर का क्या कहना है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, कि जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं और हमें किसी चीज पे, किसी रिस्पॉन्स पे बार बार एक सही तरीके से स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो हम वो क्रिया सीख लेते हैं जो डिजायबल होती है, और साथ ही साथ उसको छोड़ देते हैं जो कैसी होती है, अनडिजायबल होती है। ठीक है, तो ये किसका थ्योरी था, स्किनर का था। सो अप्लाइंग दीज इन द क्लासरूम अ टीचर मे फाइंड इट इजियर टू अंडरस्टैंड। जो भी जब हम क्लास में इस तरह की थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी होती है बच्चे के व्यवहार को, बिहेवियर को समझने के लिए, और हम इससे उसको इनकरेज भी कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर की जो एबिलिटीज हैं, जो योग्यताएं हैं, उसको वो बाहर ला सकता है। सो बेसिकली बिहेवियरिस्टिक जो मॉडल था वो जानवरों से, एनिमल्स पे इसको पहले यूज किया गया, लेकिन ये छोटे बच्चों पे या स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये मॉडल काम करता है। सो बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल जनरली हमने देखा, अब हम देखते हैं टीचर एजुकेशन में इसका क्या मीनिंग है। सो बिहेवियर इज द वर्ल्ड वाइड दैट एज्यूम अ लर्नर इज एसेंशियली पैसिव रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंट स्टिमुली।
सो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया के लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो कैसा बिहेव करता है, ज्यादातर वो पैसिव बिहेव करता है। सो रिस्पॉन्डिंग हमें उस इन्वायरमेंट में उसको देने के लिए क्या स्टिमुलस देना पड़ता है, उद्दीपक देना पड़ता है। द लर्नर स्टार्ट ऑफ एज अ क्लीन स्लेट। जो लर्नर है वो क्या होता है, एक क्लीन स्लेट होता है। बच्चा क्या है, एक कोरी स्लेट है, उसको क्या बोलते हैं, टैबुला रासा बोला जाता है, ठीक है। सो बच्चा क्या है, एक कोरी स्लेट है एंड बिहेवियर इज शेप्ड थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे क्या देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसे निगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को शेप दे सकते हैं। एंड बोथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट द एंटीसीडेंट बिहेवियर विल हैपन अगेन, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का जो पहले से उसके अंदर जो बिहेवियर है ना, पूर्वत जो बिहेवियर उसके अंदर जो पहले से जो वो बिहेव करता आ रहा है, ठीक है। तो उस बिहेवियर को हम एंटीसीडेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से बिहेवियर मॉडल का हम यूज करते हैं। दीज मॉडल आर हाईली स्ट्रक्चर्ड विद फिनाइट गोल्स टूवर्ड स्पेसिफिक प्री डिटरमिन्ड एंड्स, ठीक है। तो इसमें पहले से ही पता होता है कि हमें किस तरह क्या इसको यूज करना है और इसका एंड क्या है। एंड BF स्किनर इज वन ऑफ द मोर वेल नोन डेवलपर ऑफ बिहेवियर टेक्निक्स लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो जो BF स्किनर है, इनका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा नाम है, इनको अच्छे से लोग आप जानते भी होंगे। सो बिहेवियरिस्टिक मॉडल को हम यहाँ पे 3 तरह से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, जब किसी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना होता है, या फिर मास्टरी लर्निंग के लिए यूज करते हैं, या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए इस मॉडल का यूज करते हैं। तो 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बिहेवियरिस्टिक मॉडल इंक्लूड्स, तो इसमें सबसे पहले क्या है, मास्टरी लर्निंग और लर्निंग फॉर मास्टरी। मास्टर बनने के लिए हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। इट इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दैट एजुकेशनल फिलॉसफी फर्स्ट फॉर्मली प्रपोज बाई बेंजामिन ब्लूम। तो ये बेंजामिन ब्लूम के द्वारा ये दिया गया था कि मास्टरी से रिलेटेड जो था। In 1968, mastery learning maintained that a student must achieve a level of mastery, example 90% on the knowledge test, in prerequisite knowledge before moving forward to learn subsequent information, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब पहले हमें कोई नॉलेज हो जाती है तो दूसरी नॉलेज के लिए हम आगे मूव कर जाते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, मास्टरी लर्निंग वाला, ये बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इंस्ट्रक्शनल अनुदेशात्मक एक क्रिया विधि है या स्ट्रेटजी है जो हम एजुकेशनल फिलॉसफी में यूज की गई थी सबसे पहले ब्लूम के द्वारा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। सो इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अचीव मास्टरी ऑन द टेस्ट, दे आर गिवन एडिशनल सपोर्ट इन लर्निंग एंड रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन एंड देन टेस्टेड अगेन, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको कोई टेस्ट दिया करने के लिए, आपने अगर उसमें 100% मार्क्स नहीं लाए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आपको और सपोर्ट करूंगी। अच्छा, आपका ये वाला प्रॉब्लम है तो इससे और नोट्स ले लीजिए और लेक्चर ले लीजिए, इसको इस वाले पोर्शन को, इस यूनिट को और अच्छा करिए, ठीक है। फिर आपका फिर से टेस्ट लिया जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाएगी कि जब तक आपके अंदर इस सब्जेक्ट को लेके मास्टरी नहीं आ जाएगी तब तक मैं आपके टेस्ट लेती रहूंगी, और आपके जो टेस्ट लेती रहूंगी उससे एक दिन क्या होगा कि आपके अंदर फाइनली क्या आ जाएगी, मास्टरी आ जाएगी। और मास्टरी लाने के लिए एडिशनल सपोर्ट दे सकती हूँ मैं आपको, आपका रीटेस्ट कर सकती हूँ, और ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, जब तक आप फाइनली मास्टर नहीं हो जाते हैं। दूसरा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एकदम से प्रत्यक्ष रूप से अनुदेशन देना, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फेस टू फेस। इट इज द यूज ऑफ इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लिक टीचिंग टेक्निक्स यूजुअली टू टीच अ स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। अब मुझे कोई स्पेसिफिक एक बहुत ही ज्यादा विशेष कौशल का आपके अंदर विकसित करना है, डेवलप करना है स्पेसिफिक स्किल। तो स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए मैं किसका यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक, मेरे पास वायर है, एक तार है, ठीक है, उस तार से मान लीजिए मैं आपको ये बनाना सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जो है, चलो कोई डिजाइन है ये इस तरह की,
तो ये मैं क्या बनाना सिखाना चाह रही हूँ, एक बायर से इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको सिखाने के लिए मैं आपको क्या करूँगी कि मैं आपको यहाँ पे यूज़ करूँगी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का, और यहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज़ करके एक स्किल को आपके अंदर क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे। अब मान लीजिए मैं आपको ये पॉट बनाना सिखाना चाहती हूँ कि ये मिट्टी का जो पॉट है उसको कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तो इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है, कौशल को विकसित करने के लिए या जो आपकी स्किल है उसको डेवलप करने के लिए। इट इज़ अ टीचर डायरेक्टेड मेथड, ठीक है। तो ये कैसा टीचर डायरेक्टेड मेथड होता है, टीचर मैं बता रही हूँ, आप देख रहे हैं और आप कर रहे हैं, मीनिंग दैट द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लासरूम एंड प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टीचर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लास में सामने बैठा हुआ है और वो अपने बच्चे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट माइट बी अ लेसन विच इज द टीचर वेरी क्लियरली आउटलाइन द ऑर्डर of all the planets in the solar system, or it might be a simple explanation that some example of spelling rules, ठीक है। या मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ कि क्लास में मैं आके कि देखो ये रहा सन, ठीक है। अब सन के पास हमारा एक प्लेनेट सिस्टम होता है जिसमें कई सारे ग्रह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेनेट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने एक चित्र बना के दिखा दिया। तो हमने डायरेक्ट जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं बच्चे को देने के लिए। सो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मैटर, किसी नॉलेज या किसी स्किल को फेस टू फेस दिया जाता है, उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, और ये जो मॉडल दिया था ये BF स्किनर ने दिया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, PhD का कोई एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम है जहाँ पे अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 1 नंबर में तो पूछ ही लेते हैं। सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय BF स्किनर इवन थ्रो ही यूज्ड द मॉडल इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग थ्रू आउट इन 1920 एंड 1930। तो ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। कब किया, 1920 से 30 के बीच में किया। इट वॉजंट अंटिल द 1950 व्हेन हिम एंड GH होलैंड बिगेन इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हार्वर्ड एज एन एजुकेशनल टेक्निक, ठीक है। बाद में चल के हॉलैंड ने भी इनको ज्वाइन कर लिया और ये बाद में एक एजुकेशन टेक्निक बन गई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेल्फ प्लेस्ड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन विच इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड विद मल्टीपल कंटेंट रिपीटेशंस। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन के क्या रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बी टिक किया है और बी गलत ऑप्शन है तो आपको फिर से ए पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पूरी तरह से डिजाइन होता है इंस्ट्रक्शंस का, और उसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसकी हेल्प से हम सीख लेते हैं। सो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीचिंग टेक्निक का यूज किया था BF स्किनर ने। So Skinner argued that learning can be accomplished if the content is divided into small, incredible steps and is learners get immediate feedback, reinforcement and reward as a method. It can be applied through teaching machine and with computer assistance instructions। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करके एक टीचिंग मशीन है इसमें। तो टीचिंग मशीन में एक तरीके से इसको टीचिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर में क्या रहता है कि जैसे ही आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, तो आपको रीइंफोर्स मिलता है, रिवार्ड मिलता है, वेरी गुड, आपने अच्छा किया, ठीक है। अगर आप गलत करते हैं तो आपको फिर से पीछे ले जाता है। तो इसमें स्किनर का ये मानना था कि जो लर्निंग है, अगर हम उसको छोटे छोटे कंटेंट में डिवाइड कर लें, ठीक है, अगर लर्निंग को छोटे छोटे कंटेंट में डिवाइड कर लिया जाए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, छोटे छोटे स्मॉल चीज़ों में, इंक्रीमेंटल स्टेप्स में, तो ये क्या होगा कि लर्नर जो है वो जल्दी, और उसको फीडबैक मिले। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि चलो एक काम करो, ये 1 से लेके 5 क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। तो आपने मुझे पहला क्वेश्चन सुनाया सही, दूसरा सुनाया सही, थर्ड पे आप अटक गए और आप इसका मुझे सही आंसर नहीं दे पाए। तो अब मैं क्या कहूँगी, चलो फिर से सुनाओ फर्स्ट से। तो अब आपको, और अगर आपने 5 सही सुना दिए तो मैं आपको फीडबैक दूंगी, बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। तो फीडबैक, तुरंत इमीडिएट फीडबैक दिया, रिवॉर्ड दिया, रीइंफोर्समेंट दिया। तो इससे जो होता है वो लर्निंग कैसा हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको प्रोग्राम बना दूं कोई कंप्यूटर पे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन डेली लर्न करने के लिए दिए जाए, और उसमें आप अगर जब तक पूरे एक
क्वेश्चन गलत करते हैं, 2 करते हैं, तो जब तक आप पूरे सही नहीं करते हैं तब तक आपको पूरा रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अगर डेली आपके साथ ये टेक्निक यूज की जाए तो आप जल्दी सीख जाएंगे और धीरे धीरे आप 1 महीने में देखेंगे 150 क्वेश्चन आपको लर्न हो गए। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि एक ही दिन में 150 क्वेश्चन लर्न कर लो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो आसान हो जाएगा। यही इसका एक पूरा मीनिंग है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग एजुकेशन मॉडल। तो अभी हमारा पहला कंप्लीट हुआ है बिहेवियरिस्टिक, और बिहेवियरिस्टिक के आपने 3 पार्ट कवर किए हैं, ठीक है। तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल के हमने 3 पार्ट कवर किए हैं, डायरेक्ट, मास्टरी एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। और अब हम देखने जा रहे हैं इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, ठीक है। तो ध्यान भी रखना है कि कौन किस में आएगा, ठीक है। तो इंक्वायरी को हिंदी में जो कहते हैं इसको बोलते हैं पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, ठीक है। अब इसको कभी कभी पूछताछ लिखा होगा, है ना, कभी इंक्वायरी ही लिख देगा, कभी जांच आधारित मॉडल लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है। तो आप इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एक बार देखा है यूजीसी में इंक्वायरी मॉडल को जांच आधारित मॉडल लिखा हुआ था, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इंग्लिश वाले ध्यान इंग्लिश में ही याद रख लें इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी, क्वायरी का मतलब होता है जानना, इनका मतलब किसी से पूछताछ करना, ठीक है। सो इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर मॉडल, व्हाट इज द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो क्या होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज अ टेक्निक वेयर बाई अ टीचर इन्वॉल्व स्टूडेंट इन अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि इसको इस तरह से करनी है, 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्या दे दिया, तो बताइए 11 + 11 कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जो तरीका होता है वो किसको ध्यान में रख के डेवलप किया जाता है, प्रॉब्लम को ध्यान में रखे कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हमें सॉल्व करना है तो वहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का यूज करते हैं। इसमें हाई क्रिटिकल थिंकिंग का यूज होता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलो आज मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया है, अगला चैप्टर आप खुद से कर लीजिएगा, तो ये क्या हो गया कि एक आपको खुद से करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। सो सम स्टूडेंट प्रेफर दिस टाइप ऑफ लर्निंग अप्रोच बिकॉज दे हैव बिकम इन्वॉल्व, दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है कि अगर हमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, मान लीजिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया, इसके बाद मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि अब आप सही से समझ पाए हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड मॉडल यानी कि पूछताछ, यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो इन दिस मॉडल द टीचर इंगेज स्टूडेंट टू लर्न इन्फॉर्मेशन और स्किल। तो इस मॉडल में हम क्या देखते हैं कि जो टीचर है या जो बच्चे हैं वो क्या है, इंगेज रहते हैं और इन्फॉर्मेशन और स्किल को लेने के लिए इसमें हम उनको इनकरेज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंसेस, जनरल हाइपोथेसिस यूज करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे मैंने कहा पर्वत पे आग है तो पर्वत पे धुआं है तो बताओ क्या होगा, आग होगी। फिर मैं आपसे कहूंगी सब बादल हैं तो क्या होगा, तो आप बताओगे बारिश होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक जनरल हाइपोथेसिस का यूज कर रहे हैं, सामान्य परिकल्पना का प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट द स्टूडेंट इज व्यूड एज अ इंक्वायरी, अ सीकर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ प्रॉब्लम सॉल्वर। दिस इज द हार्ट ऑफ द इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, यहाँ पे इंक्वायरी कर कौन रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। किसके लिए, इंफॉर्मेशन पाने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट ओरिएंटेड मॉडल हुआ, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो किस मोड में है, एक्टिव मोड में है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बच्चा खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो आपको भी पता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा याद हो सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर कोई स्पेशल नीड के बच्चे हैं,
तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये भी समझना है कि ये आप अपने आप से भी अप्लाई कर सकते हो कि किस मॉडल का कहाँ पे प्रयोग हो सकता है। सो आर रिचर्ड सचमैन वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ एन इंक्वायरी टीचर एजुकेशन मॉडल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंक्वायरी मॉडल के किसने दिया था, तो ये जो सचमैन जे रिचर्ड सचमैन थे, वो इसके क्या थे, डेवलपर थे, ऑरिजिनेटर थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया। सचमैन इंक्वायरी इज अ नेचुरल वे दैट ह्यूमन बींग्स लर्न अबाउट देयर इन्वायरमेंट। तो इनका क्या मानना है कि ये हमारा बहुत ही ना प्राकृतिक तरीका है, एक नेचुरल तरीका होता है जिसमें हम चीज़ों को इन्वायरमेंट से कैसे सीखते हैं, इंक्वायरी कर करके। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर वालों से, पेरेंट्स से पूछते रहते हैं, अच्छा ये क्या, ये ट्रेन है, ये बस है, ये कहाँ जाती है। सो ये हम इस तरह के क्वेश्चन बचपन से ही पूछते हैं। तो ये ह्यूमन का क्या है, एक नेचुरल, एक उनकी प्राकृतिक आदत होती है। सो think for a moment about a very young child left in a play यार्ड विद ऑब्जेक्ट फ्री टू एक्सप्लोर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक छोटे बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए कि अब तुम कई सारी चीज़ों के साथ उसको छोड़ दिया। द चाइल्ड विदाउट एनी कॉक्सिंग विल बीइंग टू एक्सप्लोर द ऑब्जेक्ट बाई थ्रोइंग, टचिंग, पुलिंग। ठीक है, एक कमरा ले लीजिए और वहाँ पे क्या करिए कि बच्चे को आप बंद कर दीजिए खेलने के लिए कि अच्छा तुम खेलो, और आप उसको ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अब वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे अगर खिलौने हैं तो बच्चा उठाएगा, फेंकेगा, तोड़ेगा। ठीक है, कुछ को तो वो पेचकस लेके बैठ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, उनको कोई भी चीज़, आप कोई खिलौना दे दो तो वो आपको डिसेक्शन करके, पोस्टमार्टम करके पूरा दे देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं बच्चों के अंदर, तो ये इससे क्या होता है, द चाइल्ड लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। वो देखना चाहता है कि ये जो रेडियो है, रेडियो खोलना, फोन खोलना, ठीक है, घर में छोटे छोटे आइटम्स को खोल देना पूरा एक्सप्लोर करके। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एंड हाउ दे इंटरेक्ट बाय एक्सप्लोरिंग दैम, बाय डेवलपिंग हिज हर ओन आइडियाज अबाउट देम, इन शॉर्ट लर्निंग अबाउट देम बाय इंक्वायरी। तो आपने भी ये कभी ने बचपन में किया, हम सब ने ये काम किया होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्राकृतिक या बहुत ही ज़्यादा ना जनरल हैबिट होती है स्टार्टिंग से ही कि हम चीज़ों को इंक्वायरी करके सीखते हैं। So according to John Dewey, the grounding of any belief occurs through inquiry process, reason, evidence, inference and generalization। तो जॉन डेवी का भी यही मानना है कि जो हमारा इंक्वायरी का प्रोसेस होता है, पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, उसमें हमारे पास कारण होता है, एविडेंस होता है, ठीक है, इन्फ्रेंस होता है, अनुमान लगाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्वायरी का क्या प्रोसेस होता है इंक्वायरी मॉडल का, तो आप ये जॉन डीवी वाला एग्जांपल ले सकते हैं। इसको लर्न कर लेना कि रीजन, एविडेंस, इन्फ्रेंस एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, सामान्यीकरण, कारण, और एविडेंस के लिए बोलते हैं साक्ष्य। सो एविडेंस का मतलब साक्ष्य। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सो मेनी ऑथर्स हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ इंक्वायरी एंड हैव यूज्ड वर्ड्स सच एज इंडक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड द साइंटिफिक मेथड एंड द लाइक। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग बोल सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हैं, डिस्कवरी लर्निंग बोल सकते हैं, खोज आधारित बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, साइंटिफिक, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो अगर जॉन डीवी का नाम आ गया तो आप समझ ही जाएंगे कि यहाँ पे हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है, टिप्स फॉर द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं भाई, तो गिव्स योर सेल्फ टाइम टू प्रिपेयर। ठीक है, इसमें हम क्या देते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहिए जिससे हम चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। सो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व मच मोर प्रिपरेशन टाइम देन अदर लेसन्स। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में लेसन्स को। यू वांट टू बी श्योर दैट यू आर एबल टू गाइड योर स्टूडेंट थ्रू द प्रोसेस एंड हैव प्रॉपर क्लोजर टू द लेसन विद द स्टूडेंट, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज टॉट। अब हमें मतलब मुझे अगर इस तरह का मॉडल बनाना है तो सीधी सी बात है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी लेसन को मैं ऐसे तो पढ़ा दे रही हूँ, इट्स वेरी इजी, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस पे पूरे लेसन पे क्वेश्चंस बनाने तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। अब मैं उसमें सारे क्वेश्चन बनाऊंगी, फिर क्वेश्चन करके आपसे पूछूंगी, तो उसके सही ऑप्शन रखना, गलत ऑप्शन रखना, उसको एक्सप्लेन करना, वो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह के लेसन्स को बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है जिससे बच्चे को अच्छे से गाइड किया जा सके। यूजिंग कोलैबोरेट लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जनरली वर्क्स बेस्ट इन द कोलैबोरेट सेटिंग। ठीक है, अब हम इसे समझ सकते हैं कि हम इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है उसका कहाँ, इसमें जब कोलैबोरेट लर्निंग होता है ना, जब हम एक साथ मिलके पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ इसका यूज हो सकता है। सो ट्राई डिवाइडिंग योर क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स। अब हम क्या करेंगे, क्लासेस को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देंगे
और हर ग्रुप को एक क्वेश्चन देंगे और सबसे कहेंगे कि आप इस पे एक साथ काम करिए और एक प्रोजेक्ट बना के दे दीजिए। जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है कि एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है इसके ऊपर चलो एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कई सारे ग्रुप बना दिए। एक लोगों से कहा कि आप एटमॉस्फेयर के ऊपर बनाइए, एक से कहा कि आप बायोस्फीयर के ऊपर बनाइए, एक से कहा आप जियोस्फीयर के ऊपर बनाइए, ठीक है, एक से कह दिया कि आप इकोसिस्टम के ऊपर बनाइए या इकोस्फीयर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इनको अलग अलग या इसको किसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और फाइनली जब ये बन जाएगा तो एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम कोलैबोरेट लर्निंग में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सो एज appropriate activities, since much of the planning falls on your soldiers, you need to keep your student age and ability in mind at all time, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी मॉडल का यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की एज क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका माइंड किस तरह का है। developing good questions, your job is to develop strong questions that are applicable to your lesson. Make sure your questions are open-ended, giving student the ability to think out of the box. Ask other teacher how they would develop question and use their examples, ठीक है। अब हम इस तरह का जब भी मॉडल बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है ओपन एंडेड रखेंगे। जैसे अच्छा ये बताइए कि आप पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनवायरनमेंट। तो आप क्या ओपन एंडेड है तो आप कुछ भी इसमें मुझे लिख के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो चीजें हैं वो एक्सप्लोर हो जाएंगी। अगर सपोज मैंने ये दे दिया कि आप कैसा सोचते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, गुड और बैड, तो ये कैसा हो गया, क्लोज एंडेड हो गया। तो वो हमें नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं जो ओपन एंडेड होंगे। Incorporate discovering into lessons. Giving student a chance to discover things on their own can make concept click to where they understand what is being taught, ठीक है। तो हम बच्चे को ये चाहेंगे कि वो कंसेप्ट को खुद से समझे और खुद से चीज़ों को डिस्कवर भी करे। सो इनकॉर्पोरेट ऑब्जर्वेशन इनटू क्लास। तो अब हमें अगर ऑब्जर्वेशन करना है, सो सीइंग एंड बिलीविंग सम स्टूडेंट गेन ऑन एडवांटेज इन लर्निंग व्हेन दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व व्हाट इज बीइंग थॉट। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन करके वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, ये उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो 3 मॉडल ऑफ इंक्वायरी टीचिंग। सो अब जो इंक्वायरी टीचिंग है उसके भी 3 मॉडल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। सो इसमें पहला है इंडक्टिव इंक्वायरी, अगनात्मक, यानी कि हम जो इंडक्टिव थ्योरी इंक्वायरी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ। सो इन दिस मॉडल वी प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल एक्सपीरियंस थ्रू विच द नॉलेज ऑब्जर्विंग थ्रोइंग एक्सपेरिमेंटिंग थ्योरी टेस्टिंग एंड पार्ट ऑफ द इंडक्टिव इंक्वायरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, निरीक्षण करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। इस तरह से हम एक जनरल परसेप्शन डेवलप करते हैं। पर्पज ऑफ द एक्टिविटीज इज टू गो is to gather enough information to put together theories that will make new experiences less strange and more meaningful। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे experiences हैं उनको और ज़्यादा meaningful बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड है हमारा डिस्कवरी लर्निंग। सो डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना। तो ब्रूनर ने इसके बारे में क्या बताया है कि जब बच्चा अपने कंसेप्ट अपने आइडियाज़ को यूज़ करता है, एक एक्ट करता है जिसमें वो क्या क्रिया कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को खोजने की कोशिश करता है। सो टू ब्रूनर डिस्कवरी इट्स एसेंस अ मैटर ऑफ रीअरेंजिंग or transforming evidence in such a way that one is unable to go behind the evidence, so resemble to new insight, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस है लेकिन फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो अब आप क्या करोगे, खोजोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए अचानक से आपके नल में से पानी का कलर रेड कलर का आने लगा, तो कोई तो पर्सन होगा तो वो डर जाएगा, अरे ये क्या हो गया। लेकिन कोई जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, डिस्कवरी करेगा, वो जाएगा टंकी पे, देखेगा कि इसके अंदर पानी क्या, वो देखेगा कि इसके अंदर किसी ने कलर डाल दिया है, तो वो क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया। तो ब्रूनर क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे रीअरेंज करते हैं। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई एविडेंस है, फिर भी हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, जिससे हम एविडेंस को बदल सकते हैं और चीज़ों को दोबारा
डिस्कवर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ब्रूनर बिलीव दैट डिस्कवरी लर्निंग कुड ओनली टेक प्लेस इन द टीचर एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन द कोऑपरेटिव मोड। तो ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, जब हम इसको टीचर और स्टूडेंट दोनों ही आपस में कोऑपरेट करते हैं तब इसका बेस्ट यूज होता है। ठीक है, सो कोऑपरेटिव मोड में यानी कि सहयोगात्मक माध्यम से हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। ही कॉल दिस टाइप ऑफ टीचिंग हाइपोथेटिकल टीचिंग। सो हाइपोथेटिकल टीचिंग किसको बोलते हैं कि जिसमें हम कोऑपरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी विच कैन बी यूज टू टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड टू इंगेज स्टूडेंट इन द इन्वेस्टिंग ऑफ रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को इंगेज रखते हैं, जो उनकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम है, तो रियल प्रॉब्लम से रिलेट करके हम क्या करते हैं, उनको इंक्वायरी से द्वारा उनको टीच करते हैं कि उनको उससे इंगेज कर देते हैं, जिससे वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। जैसे मान लो अब रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि किसी गांव में लाइट नहीं आती है। ठीक है, लाइट नहीं आती है तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपने क्या किया कि उनसे कहा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, हम ना पानी से बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, लाइट बनाने की कोशिश किस करते हैं, पानी से करते हैं। तो पानी से लाइट बनाने के लिए आपने कुछ उनको तरीके बताए, तो इन्वेस्टिगेशन किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम से जोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम डू नॉट हैव टू वी वंस दैट स्टूडेंट जनरेट although his approach is probably more powerful. They can be problems that the teacher has presented to the student for investigation. तो हम इसमें बच्चे को खुद से क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, और हम यहाँ पे एक सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। दे कैन बी प्रॉब्लम, टीचर तो यहाँ पे सामने रहेगा स्टूडेंट के, वो बताएगा, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये आपके हो गए मॉडल्स, और आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।